सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के मुहाने उगलते हैं बारूद के अंगारे, जब होती है हर तरफ से मिसाइलों की बौछार, जब समंदर की शांत लहरों पर गूंजता है जंगी जहाजों का शोर, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, जब हर पल मौत के साए में जी रही हो जिंदगियां, तब होता है महायुद्ध। और इस जंग का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कमांड सेंटर में। बात होगी जंग की इनसाइड स्टोरी की, जिक्र होगा तबाही मचाने वाले हथियारों का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या आपका कमांड सेंटर में। अब हमें कमांड सेंटर में आज एक बार फिर से आपके साथ बात होगी और जंग में इस समय क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से रणनीति आगे बढ़ाई जा रही है, बनाई जा रही है, उसका बात करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह सबसे पहले मैं बड़ी खबरों के ऊपर एक नजर डालेंगे और सबसे बड़ी खबर आज होगी, जंग में एक नई डेडलाइन दे दी गई है। नई डेडलाइन, ट्रंप फिर नई डेडलाइन के साथ आ चुके हैं। अब 5 से 10 हो गया। बिल्कुल एकदम गौरव, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले 5 दिन की डेडलाइन दी थी जब ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया जैसा ट्रंप चाहते थे। ट्रंप ने बढ़ा दी डेडलाइन, 10 दिन की कर दी। मुझे ऐसा लगता है फिर बोलेंगे 15 दिन। लेकिन ये झांसा है, ये झांसा भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बिल्कुल झांसा है, तो झांसे की बात होगी और इसके बीच बात करेंगे G7 देशों की। ये टेंशन में है। दूसरी बड़ी खबर है जिसके ऊपर आज बात होगी, यूरोप का जिक्र करेंगे। क्या ये है टेंशन में, क्या ये दुविधा में है कि इस और उस और किस और? नहीं, बिल्कुल ये दुविधा की बहुत बड़ी बात है। और G7 देश दुनिया के सबसे जो रिच कंट्रीज हैं, माली देश हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही तेल के भाव रहे, वी आर लुकिंग एट अ ग्लोबल रिसेशन। दुनिया रिसेशन में जाने वाली है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर जिसका आज बात होगी, और बात होगी अंतिम प्रहार की। क्या अंतिम प्रहार होगा संहार? ये बहुत अहम है। ईरान को फतेह करने के लिए अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है, डेडलाइन और आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन। बिल्कुल देखिए गौरव, इसमें सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा और वो है सीधी बात। सीधी बात ये है कि अगर इनको ईरान को हराना है तो इनको जमीन में अपने फौजी उतारने पड़ेंगे। लेकिन यह मौत का कुआं है। मौत का कुआं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। क्या जमीन पर अमेरिका के फौजी हमें नजर आएंगे ईरान के अंदर? और इस बीच चौथी बड़ी खबर जिसका हम जिक्र करेंगे, और वो है ईरान का एक पाताल लोक। और पाताल लोक में ये बातें हो रही हैं कि बहुत सारे ड्रोन हैं, बहुत सारी मिसाइलें हैं, पाताल लोक है। बिल्कुल इन्होंने पूरी अंडरग्राउंड सिटीज बना रखी हैं, पूरे के पूरे शहर, वहां पे हजारों लोग रहते हैं, वहां पे ड्रोन और मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वही है पाताल लोक। तो पाताल लोक की कुछ तस्वीरें भी हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। क्या वाकई ये पाताल लोक ही अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए काम कर रहा है? और इसके ऊपर बात होगी। इन सारी बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान जंग के बीच ट्रंप के चीन दौरे का ऐलान कर दिया गया है। 14 और 15 मई को इसके आसपास 14 और 15 मई के आसपास बीजिंग का दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पहले यह दौरा मार्च के आखिर में प्रस्तावित था, अब ट्रंप ने खुद ही इस पर सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि जंग की वजह से दौरे को हम डिले कर रहे हैं, डिले करना पड़ रहा है। ट्रंप का टाइमर उल्टा चलने लगा। क्या ईरान शर्तें कबूल करेगा? क्या तेहरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है? जंग की शुरुआत परमाणु ठिकानों पर हमलों से हुई। इसके बाद टॉप लीडर्स को निशाना बनाया गया। ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो ईरान ने खाड़ी देशों को जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही हॉर्मुज गलियारा का रास्ता बंद होने की आशंका बढ़ी, ट्रंप बैकफुट पर नजर आने लगे। पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। वो खत्म भी नहीं हुआ था कि 5 दिन की मोहलत दे दी गई। और अब 5 दिन पूरे होने से पहले ही 10 दिन का और वक्त दे दिया गया। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह झुकेगा नहीं। वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरेंडर जैसी शर्तों को किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। उधर हॉर्मुज गलियारे में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें उछलने लगीं, तो ट्रंप के सहयोगी देश भी खुलकर साथ देने से पीछे हटते दिखे। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता टीआरपी गिर रही है।
ऐसे में सवाल उठता है, क्या मिड टर्म चुनावों का दबाव ट्रंप को बैकफुट पर ले आया है, या फिर चुनाव से पहले ईरान के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए ट्रंप हर रणनीति, साम दाम दंड भेद आजमा रहे हैं? क्या ट्रंप की मोहलत एक कूटनीतिक चाल है या मजबूरी? क्या पीस टॉक वाकई आगे बढ़ रही है, या तेल की कीमतों और घरेलू दबाव ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? तो टीआरपी का क्या मसला है, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई इस समय ट्रंप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर उनको नहीं सूझ रहा कि क्या किया जाए? लेकिन इस बीच चीन का दौरा, बहुत बात हो रही थी इसके ऊपर। कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मेजर गौरव हमारे साथ हैं और बात करेंगे। इन तथ्यों की बात करें तो ट्रंप का बीजिंग का जो दौरा है उसमें चेंजेस क्या है? पहले मार्च के अंत में होना था, लेकिन अब इसको बदलकर मई में कर दिया गया, यानी लगभग 1.5 महीना बाद। और 14 और 15 मई के आसपास वो हमें नजर आएंगे बीजिंग। मैं 2-3 पॉइंट रखूंगा बीजिंग दौरे से पहले। ईरान को क्या निपटा देंगे, क्या इस जंग को खत्म कर देंगे? क्या देखिए, मुझे गौरव बहुत डाउट है ये निपटा देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं हम निपटा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या मुंह लेकर जाएंगे शी जिनपिंग से मिलने के लिए। वहां पे बैठे हैं, आप सोचिए, एक नजारा है, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप है, सामने शी जिनपिंग है, दोनों बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बात होगी हॉर्मुज के बारे में, बात होगी जंग के बारे में। उस जमाने में या उस समय, एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये जंग जीत के जाते तो फिर इनका पलड़ा ऊंचा रहता। आज की तारीख में क्या ये जीत कर जा रहे हैं? 1.5 महीने में नहीं जीत पाएंगे, मुझे नहीं लगता। ये रायता समेटते रहेंगे 1.5 महीने तक। अगर किसी को गलतफहमी है कि पूरी तरीके से जीत जाएंगे, ये ट्रंप की गलतफहमी हो सकती है। ये किसी फौजी दिमाग में ये सब बातें नहीं आएंगी, क्योंकि अब ये देखिए, जीत क्या है, और ये दुनिया को झांसा दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैं तो जीत गया, मैं निकल जाऊंगा यहां से, मैं जीत गया, अमेरिका जीत गया। नहीं, जीत क्या है? क्या आप तख्ता पलट कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं? नंबर 2। नंबर 3 सबसे बड़ी बात है कि साहब, अमेरिकन बेसिस की बात है, क्या आप उनकी रीबिल्डिंग करेंगे? क्या आपकी एक फ्रेंडली सरकार वहां पे आएगी? जब आप बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की, क्या वो तबाह बर्बाद हो जाएगा? क्या न्यूक्लियर मटेरियल है जो है? ये सारी की सारी चीजें दुनिया देखेगी। और जब चाइना बात करेगी डोनाल्ड ट्रंप से, तो एक एक बात का चाइना जवाब पूछेगी कि साहब आप आए हैं, आप जरा बताइए आपने क्या किया है। जी चलिए, कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी ना तो जंग खत्म होगी और ना ट्रंप जंग बेशक खत्म हो जाए, जीत नहीं पाएंगे, जंग खत्म हो जाए, ये अगले 15-20 दिन में हो सकता है, अगर खत्म भी हो जाए तो। मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर खत्म हो जाए। लेकिन ये जो फैलावा हुआ है, इसको समेटने में बहुत वक्त लगेगा। मैं उन तस्वीरों का जिक्र करूंगा। मेजर गौरव आर्या, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। जंग के बीच व्हाइट हाउस की तरफ से 3 धुंधली तस्वीरों को जारी किया गया। अजीब सस्पेंस पैदा कर रही हैं ये तस्वीरें। सवाल है कि आखिर तस्वीरें हैं किसकी? देखिए, धुंधली हैं तस्वीरें, उसको ऐसे लेकर आए हैं। आपको ये भी बता दूं कि लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच इनको जो आप कहिए कि वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया गया। तस्वीर किसकी है नहीं लग पता, लेकिन यह जरूर है कि थोड़ा पहचानने की कोशिश करें तो जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो, इनकी तस्वीर लग रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या मतलब धुंधली तस्वीरें अपनी लीडर्स की व्हाइट हाउस की तरफ से क्यों? देखिए, मुझे लगता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है, हो सकता है मैं बटन दबा दूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये सारा का सारा माइंड गेम्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। तो कमांड सेंटर में उन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे जिन तस्वीरों को व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है। तस्वीरें धुंधली हैं, पर कहानी को क्या साफ साफ बयां कर रही हैं। एक बार फिर से आएंगी तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर हमारे पास। जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप या मार्को रूबियो, इन तीनों की तस्वीरें लग रही हैं, धुंधला करके इनको जारी किया गया। क्या पत्ते नहीं खोल रहे? आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं इनके पास पत्ते हैं नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। क्या न्यूक्लियर बटन दबा देगा ट्रंप? क्या ट्रंप परेशान हो गया है? क्या अमेरिका कोई ऐसा हथियार चलाने वाला है जिसके बारे में दुनिया ने कभी नहीं सुना? ये सारी की सारी बातें हैं। अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो जमीन पे जीतनी है। ये फोटोग्राफ जारी करके, चेहरे धुंधले करके, ये क्या मैसेज है? अगर आपको बटन दबाना है आप दबाइए। ये चेहरे धुंधले करके कौन डर रहा है? किसको फर्क पड़ रहा है? नोबडी केयर्स। ईरान को नहीं पड़ रहा। ईरान तो कह रहा है अब आ जाइए। ईरान कब मना कर रहा? अभी देखिए, जब आप खबरें पढ़ रहे थे, ईरान ने क्या बोला गौरव? ईरान ने बोला है कि साहब हमने तो आपसे बोला ही नहीं। आपने बोला कि 5 दिन तक हम मोहलत देते हैं, हमने तो नहीं बोला कि आपने 10 दिन की क्यों नहीं दी। आज की तारीख में आप कह रहे हैं 10 दिन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की मोहलत क्यों दी? क्योंकि 5 दिन में ईरान नहीं डरा। इसको लगा 5 दिन में डर जाएगा, ईरान नहीं डरा। अब इसके बाद बोलेगा मैंने 15 दिन की मोहलत दी, मैंने 1 महीने की मोहलत दी। अरे आपको लड़ाई लड़नी, आप लड़िए और उस लड़ाई को खत्म कीजिए। यही तो मैं कह रहा हूं।
तो आप कह रहे हैं कि ना 5 दिन की डिमांड की, ना 10 की, ना 15 की, बस अपनी तरफ से रोज एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं इन तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं जो स्क्रीन के ऊपर भी आ रही हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसी माइंड गेम जंग के बीच ऐसा तो नहीं हो सकता कि व्हाइट हाउस कुछ भी जारी कर रहा है, कोई ना कोई तो हो सकता है कि खिचड़ी पक रही हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी खिचड़ी है, इनकी कुछ नहीं है इनका। मैं आपको बता, ये मेरा विश्लेषण है जी। एंड एज एन एनालिस्ट आई विल टेल यू, ये सारी की सारी चीजें देखिए, अगर ये 3 बैठे हैं वहां पे तो ऐसी बात तो नहीं है कि कोई सीक्रेट है, कोई खुफिया एजेंसी के चीफ हैं जिनकी शक्लें हमने कभी पहले नहीं देखी। डोनाल्ड ट्रंप रोज दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी शक्ल देखिए। जेडी वैंस, मार्को रूबियो, एवरीबॉडी नोज हू दिस पीपल आर, सब लोग जानते हैं ये लोग कौन है। इनकी शक्लें बड़ी आम है, दुनिया भर में पहचानी जाती हैं। फिर ये धुंधला करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कुछ मैसेज नहीं देना चाहते, इनके पास कोई है नहीं मैसेज इस वक्त देने के लिए। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अमेरिका को एड्रेस करे और बोले कि हाँ कुछ समय के बाद ग्राउंड इन्वेजन, और ये 10 दिन 5 दिन का जो खेल है ये बेसिकली अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, अपने प्यादे फिट कर रहे हैं चेस बोर्ड पे गौरव। और बात यह है कि जब सब सारे मरीन्स इकट्ठा हो जाएंगे वहां पे, सारी फौजें तैयार हो जाएंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा, तब ये बोलेंगे गो फॉर इट, अगर ये आदेश देते हैं अटैक। जी। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजरायली सेना को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इजराइल में सैनिकों की कमी की बात सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान आया एफी डेफ्रिन की तरफ से, जो कि सेना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि सेना में लगभग 15,000 सैनिकों की कमी है। 15,000 सैनिकों की कमी, 15,000 सैनिकों की कमी, ये एक बहुत बड़ा नंबर तो हो सकता है, लेकिन रिफत एक बात कह रहे थे कि 1 मिलियन ट्रूप्स रेडी हैं कि अगर जमीन पर उतरते हैं ईरान से मुकाबला करने के लिए तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। लेकिन इस बीच तो स्टेटमेंट आ गई कि वहां पर तो कमी है सैनिकों की। गौरव, 2 चीजें हैं। पहली बात तो इजराइल में एवरीबॉडी इज अ सोल्जर। इजराइल में कोई भी हो वो पहले सैन्य ट्रेनिंग लेता है, तब जाके वो कॉर्पोरेट में काम करता है, मीडिया में काम करता है, बिजनेस खोलता है, स्टार्टअप खोलता है। पहली बात तो ये है। तो इजराइल को कभी ट्रूप्स की कमी नहीं होगी। उन्होंने एक कॉल देना है, वहां पे लाख बंदे खड़े हो जाएंगे। पहली चीज इजराइल के बारे में, और हर एक शख्स वहां पे ट्रेंड है जी, सबने आर्मी में ड्यूटी कर रखी है, तो इजराइल को कमी नहीं। दूसरी चीज, ये जो पूरा मामला है 1 मिलियन का, ये सही बात है और ये बयान भी सच है और ईरान ने ऐसा बोला भी है, लेकिन ये बयान झूठा है, ये बयान छल कपट वाला है। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। इसमें वो बासिज फोर्स को भी काउंट कर रहे हैं, इसमें ये वॉलंटियर्स को भी काउंट कर रहे हैं। अरे भाई, लड़ने वाला वो होता है सोल्जर जिसको हथियार चलाना आता है, जो एक यूनिट का हिस्सा होता है, उसमें जज्बा होता है लड़ने का, उसको लड़ने की जिसको कहते हैं क्षमता होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका बैटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप थोड़ा ना ऐसे जाएंगे, आप भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, 1 मिलियन लोग लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो लोग अलग हैं, यहां पे बासिज फोर्स वगैरह जिनकी ये बात कर रहे हैं, बासिज फोर्स और ये सब जितने भी इनके छोटे मोटे मिलिशिया हैं कि औरत ने हिजाब नहीं पहना तो उसको मार दिया, ये लोग जंग में नहीं टिक पाते। हाँ, ईरान में जंग लड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, IRGC एक लड़ाकू फौज है, इसमें कोई शक नहीं है, और अमेरिकन जाएंगे तो वहां पे डेड बॉडीज गिरेंगी, लेकिन ये कहना कि 10 लाख बंदे खड़े हो गए और ये दस्त नाबूद कर देंगे, ये सब झूठी बात है। चलिए, इसके ऊपर और भी बात होगी, लेकिन इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता, जो 15,000 की कमी वाली बात हो रही है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। וסמל אביעד אלחנן וולנסקי, זכרו לברכה, בן 21 מירושלים, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7. הלוחמים נפלו בקרבות בדרום לבנון. तो आपने सुना, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि इजराइल में हर एक शख्स फौज के बारे में अच्छी तरह से जानता है, फौजी है। आपने जिक्र किया जी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जी। आप ये देखिए, अगर इजराइल को प्रॉब्लम है, यही होता है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में फर्क। इजराइल में जो प्रॉब्लम है, इजराइल मीडिया को कह रहा है, जैसे हमारे साथी वहां पे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथी वहां पे हैं, रिफत, राइट, वैसे दुनिया भर का मीडिया इजराइल में है। मैंने कल यही बात बोली। ईरान में कितने मीडिया हाउस है ये बताइए। दूसरी चीज, ईरान, जब अभी इजराइल के स्पोक्स पर्सन आए, उन्होंने बोला साहब इतने सैनिकों की कमी है, ये परेशानी है, बताओ खुल के। ईरान कहता है जी कुछ हुआ ही नहीं। ईरान कहता है कि 10 लाख लोग हैं खड़े, 1 मिलियन पीपल आर रेडी टू फाइट। तो बात यह है ना कि जो हम ईरान से सुन रहे हैं वो उनके सरकारी बयान हैं, लेकिन जो इजराइल से सुन रहे हैं वहां पे सबके बयान हैं। जैसे हमारी साथी रिफत हैं, हमारे साथी रिफत जाके आम इजरायली से पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, वो कहता है साहब मुझे डर लगता है, ऊपर से मिसाइल आ रही है, मैं डर रहा हूं। आप ये ईरान में माइक लेके नहीं जा सकते, यही तो सबसे बड़ा फर्क है। मतलब फिल्टर होकर आ रही है ना, जो वो बताना चाहते हैं वही बात आप तक पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है। मैं ईरान का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इस बीच बात यह भी है कि ट्रंप की शर्तों के आगे ईरान झुक क्यों नहीं रहा है। ये बात जो 5, 10, 15 महीने वाली बात सामने आ रही है, इस बीच ये भी सवाल है
कि झुक क्यों नहीं रहा? क्या ईरान इजराइल को सबक सिखाना चाहता है? मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूं, बातचीत इसके ऊपर होगी। क्या सबक सिखाना चाहता है? क्या अभी भी उसके पास इतनी ताकत और मिसाइलें बची हैं ईरान के पास कि वो अमेरिका का सामना कर सकता है? या सबसे बड़ा सवाल यह है कि इशू तो सब ट्रस्ट का है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास करना मुश्किल नजर आ रहा है। लगता है ऐसा? नहीं, देखिए मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। कहते हैं ईरान नहीं झुक रहा। ईरान में कौन नहीं झुक रहा? कौन नहीं झुक रहा? ये एक रेजीम है दोस्तों, ये एक रेजीम है। और मैं दर्शकों को यह समझाना चाहता हूं कि एक रेजीम है जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है। जो मुश्तबा खमेनेई है उसको ईरान के लोगों ने वोट देके अपना बॉस नहीं बनाया है। वो एक रिलीजियस कम पॉलिटिकल लीडर है। यह बात समझनी बहुत जरूरी है इस लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान से एक किस्म के बयान आ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि पूरे ईरान की वही पॉलिसी है। एक किस्म के बयान आ रहे हैं, ईरान नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। वो हमें पता है, वो हमें पता है कि झुकाने, तभी तो ट्रंप अपनी फौजें भेज रहा है वहां पे झुकाने के लिए, तभी तो चाह रहा है झुकाने के लिए। तो अभी तक ईरान लड़ा है, नो डाउट बहादुरी से लड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान की सच्चाई बाहर नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे एक मीडिया कर्मी नहीं है। ईरान से जो भी खबर आ रही है ईरान का मीडिया दे रहा है। वहां पे अमेरिका का मीडिया, भारत का मीडिया, रूस का मीडिया, चाइना का मीडिया, किसी भी देश का मीडिया है ही नहीं, क्योंकि वहां पे इजाजत नहीं है। वहां पे आप ट्वीट नहीं कर सकते भाई, वहां पे सोशल मीडिया ब्लैकआउट है, वहां पे मीडिया ब्लैकआउट है। आपको सजाए मौत सुना दी जाएगी अगर आपने ईरान से सवाल पूछा। मेजर गौरव वाले वो शर्तें रख रहे हैं बीच में, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि शर्त के ऊपर शर्त होगी। आप 15 दिन बोल रहे हैं लेकिन आपकी शर्तों के मुताबिक हम नहीं चलेंगे। बिल्कुल ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, ईरान लड़ रहा है, मजबूती के साथ लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शर्त के ऊपर शर्त रख रहा है ईरान, और ईरान रखेगा भी शर्त पे शर्त। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं। बात यह है कि कौन देश कितनी कैजुअलिटी झेल सकता है। ईरान में हजारों लोग मर गए जी। ईरान में पहले जब प्रोटेस्ट हुए थे तब मर गए थे 30-35 हजार। अब जब से लड़ाई शुरू हुई है 18 फरवरी के बाद, तब से हजारों लोग मर गए। तो जिस तरह से बात हो रही है और लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत साथ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब क्या निराश है? नहीं, देखिए गौरव, मैं आपको एक बात बता देता हूं। चलिए सीधी बात करते हैं इस पे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि जिसका साथ चाहिए पहले उसको गाली देता है, फिर क्रिटिसाइज करता है, पब्लिकली जलील करता है लोगों को, फिर कहता है ये मेरा साथ नहीं दे रहे। अरे यही नेटो है जो आपके साथ अफगानिस्तान गया था, यही नेटो है जो आपके साथ सीरिया गया था, आपके साथ इराक गया था, लीबिया गया था। यही नेटो है जिसने अपने बेटे भेजे, अपने भाई, अपने बाप, अपने दोस्त भेजे आपकी लड़ाइयां लड़ने के लिए, आपके लिए अपने सर कटवाने के लिए। अब इसी नेटो को बोल रहा है कि ये पेपर टाइगर है। अब आप एक बात सोचिए, अगर आप लगातार किसी को ऐसा बोलेंगे, जब यूके ने बोला कि हम आपके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, आपने हमसे मांग करी है, आपने हमसे रिक्वेस्ट करी है, तो कह रहे कि नहीं ये तो छोटे छोटे खिलौने जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे जैसे तो है ही नहीं आपके पास, फिर आप बातें कैसी कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दोस्तों को जलील करना, अपने ही दोस्तों को पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, फिर कहना ये पेपर टाइगर है, ये तो काम ही नहीं करते। आप कहिए कि जो बोया था वो काट रहे हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप। जी बिल्कुल, जो बोया है वही डोनाल्ड ट्रंप काट रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप उससे कहते हैं कि आइए आप मेरी मदद करिए। आप ये नहीं कहते कि नहीं आप तो कायर हैं, आप बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं, पर एक काम करिए, आइए मेरी मदद कीजिए। ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्रंप की छेड़ी इस जंग ने यूरोप के देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालत ऐसी है कि वो बेचारे समझ नहीं पा रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन रूस का मोर्चा है तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल का अब फ्रंट नजर आता है। ट्रंप की नई नई टाइमलाइन और ईरान का पलटवार यूरोप की टेंशन बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि जो यूरोपियन देश शुरुआत में शांत दिख रहे थे अब धीरे धीरे तेवर दिखाने लगे हैं। कुछ खुले तौर पर तो कुछ दबी जुबान में ट्रंप के एक्शन के खिलाफ दिखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब जब इसे खत्म करने की बेताबी दिखाई तो प्लान साफ नहीं हो पा रहा है। स्पेन को छोड़ दें तो बाकियों का रुख अभी तक गोल मोल रहा, लेकिन करीब 1 महीने की जंग ने यूरोप के बाकी देशों को भी तपिश का एहसास करवा दिया है। यूरोप आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर घिरा है। अगर ईरान जंग में सीधे तौर पर उतरने की कोशिश की तो यूक्रेन की तरफ से रूस का खतरा मंडराने लगेगा। यानी 2 वॉर जोन में फंसे यूरोप के लिए न यूक्रेन में राह आसान थी, न हॉर्मुज पर दिख रही है। और बात करेंगे कि किस तरह से यूरोप के देश इस समय टेंशन में हैं, कि वाकई ही टेंशन में हैं या नहीं हैं, क्या वो साथ देंगे या नहीं देंगे।
लेकिन स्थिति तो इस तरीके की है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल निराश हैं। चलिए एक ग्राफिक के जरिए, एक पूरे मैप के जरिए समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या कुछ ये तो पूरी तस्वीर हम कहीं ना कहीं दिखा पाएंगे इसके साथ। जी देखिए, स्पेन ने तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जीडीपी का 5% डिफेंस में लगाओ, स्पेन ने मना कर दिया। तो कोई अचरज की बात नहीं है, स्पेन जो है वो जंग के खिलाफ है। बिल्कुल। इटली ने जंग से दूरी बना रखी है, ये भी ठीक है। नॉर्वे भी कह रहा है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है। ठीक है। और अगर हम यहां पे जर्मनी पे जाएं, उसने भी जंग से दूरी। हाँ, ब्रिटेन ने बोला है कि हम यूएस को सपोर्ट करेंगे। जो अकेला है जिसने बोला है यूएस को सपोर्ट करेंगे, उसी को बोला है कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर छोटे छोटे खिलौने जैसे हैं, तुम डरपोक हो। अफगानिस्तान की लड़ाई में तुम्हारे फौजी कई किलोमीटर पीछे थे, लड़ाई तो हमने लड़ी। ये सारी की सारी बात डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश को बोली है, यूके को बोली है। और आज की तारीख में जब वो बुरा मानते हैं तो कहते हैं यू आर पेपर टाइगर, तुम पेपर टाइगर हो, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ करना। तो ये भी सोच रहे होंगे ना बाकी के कि ब्रिटेन ने आपका साथ दिया तो आपने क्या कहा, हम साथ दे तो क्यों दे। तो कुल मिलाकर जो इस समय मैं कंट्री देख रहा हूं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नॉर्वे, इटली, ये 6 कंट्रीज में से 5 तो दूरी बनाकर बैठे हैं, यानी कि साथ नहीं मिल रहा। लेकिन ब्रिटेन का एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा साथ है, ज्यादा नहीं। बिल्कुल। ये जहां से B-2 बॉम्बर्स टेक ऑफ कर रहे हैं जी। आज की तारीख में 99 साल का लीज है चेकोस आइलैंड पे, जहां से ये लोग डीगो गार्सिया की बात करते हैं जी। वहां पे तो लीज है इसका 99 साल का। तो इन लोगों ने बिल्कुल मदद करी है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो मदद कर रहा है उसको जलील कर रहा है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से नाम सुना कि नॉर्वे कुछ नहीं कर रहा, नॉर्वे बेकार है? आपने सुना कि जर्मनी बेकार है? दोनों ने जंग से दूरी बना के रखी है। इटली ने मना कर दिया, स्पेन को कुछ नहीं बोल रहा। जो मदद कर रहा है उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरा एक और सवाल है कि क्या जो कंट्रीज जंग से दूरी बना रही हैं, जो देश, क्या ये तेल की पावर ईरान की उसकी वजह से भी है? नहीं, नॉर्वे तो तेल से लबालब है जी। नॉर्वे के पास कोई तेल की कमी नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, बात तेल की नहीं है, बात यह है कि अनसर्टेनिटी की। यही देशों ने अपने बेटे भेजे थे अफगानिस्तान लड़ने के लिए जी। लेकिन उस समय लीडरशिप कुछ और थी। आप समझिए, आपको सबको एक साथ लेना पड़ेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया। कीर स्टारमर ने अपनी सेना को साफ आदेश दिया कि अब वो उन रूसी जहाजों पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक मैप के जरिए समझिए, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मेरे पास बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी आएगा पीछे, और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यूरोप में आखिर क्या हो रहा है, कि किस तरीके से ये कंट्रीज बात कर रही हैं। अगर मैप यहां पाए मेजर गौरव आर्या, इधर फंसने का डर है। एक तरफ है यूक्रेन, दूसरी तरफ ये यूरोप के कंफ्यूजन है। मुझे ये समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि यूक्रेन इस समय बड़ी टेंशन है यूरोप के लिए, या फिर इस समय ये ईरान और इजराइल की जंग, ये वाला मोर्चा। देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये टेंशन शुरू होती है यूक्रेन से। ठीक है। यूक्रेन से टेंशन क्यों शुरू होती है गौरव? इसलिए शुरू होती है क्योंकि यूक्रेन, पूरे दुनिया का फोकस यूक्रेन के ऊपर था। सारे पैसे यूक्रेन की ओर आ रहे थे। जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान वाली, 28 फरवरी के बाद वो नल बंद हो गया। उस नल से डॉलर बहना बंद हो गए। ये यूक्रेन परेशान है इस चीज को लेकर। दूसरी चीज एक प्रस्ताव है यूएस कांग्रेस के सामने। यूएस की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि साहब, जो यूक्रेन के हथियार के लिए हमने फंड इकट्ठा करा था, जो फंड था नेटो का, उसमें से $750 मिलियन हम हटा के मिडिल ईस्ट में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ईरान के ऊपर हमला करना है। बिल्कुल, हमें ईरान के ऊपर हमला करना है। लिहाजा तो अब सारे के सारे यूरोप वाले डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका फायदा उठा के, इस पूरी चीज का फायदा उठा के, अगर रूस कहता है कि यार आपकी नजर तो यूक्रेन से हट गई, जी, आपकी नजर यूक्रेन से हट गई, वहां पे आसपास जो सैनिक थे वो भी कमजोर पड़ गए, पैसा हट गया, हथियार गॉन, फिर अगर कल ये कर देता है हमला दोबारा एक बार, तगड़े रूप से रशिया हमला कर देता है, फिर क्या होगा? इससे डर रहा है यूरोप। इससे डर रहा है यूरोप। तो उनके पास कोई इस समय ऑप्शन है? दोनों में से कोई ऑप्शन है कि किस तरफ जाएं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि ऑप्शन इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने, जितने भी यूरोपीय देश थे गौरव, उनकी सेनाएं कमजोर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबकी सेनाएं कमजोर हैं और सबका डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस मैं कह सकता हूं, अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका बहादुर आएगा, अमेरिका बहादुर हमें आशीर्वाद देगा, तब जाके हम बचे रहेंगे। लेकिन यहां पे अमेरिका ने साफ मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका यह कहता है कि तुम्हारा बिल है, पैसा तुम भरोगे, मेरी तरफ मत देखो भाई, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे सकता। तो ये कंफ्यूजन भी है उनके लिए और इससे में दुविधा भी है कि किस तरफ जाना होगा, किस तरफ जाएं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ इस समय हो रहा है, कि कौन सी कंट्री, जो मैंने जिक्र किया था। लेकिन अब बात करेंगे और जंग का, ट्रंप का, और यूरोप बेचारा कहीं ना कहीं नजर आता है। क्या वाकई बेचारा है यूरोप की कंट्रीज?
देखिए है क्या, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। एनर्जी संकट है, महंगाई, इकोनॉमी स्लो डाउन, इंडस्ट्री ठप हो रही है, सप्लाई चेन पे ऊपर मार पड़ रही है। ये जंग का मारा है या जम का मारा कहिए या ट्रंप का मारा है, यूरोप बेचारा, आप सही कहेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद ये 5 पॉइंट लेकर आए हम, जिन 5 पॉइंट के जरिए समझा जा सकता है कि यूरोप की इस तरह की बेचारे वाली स्थिति क्यों बन गई। जी देखिए, अगर हम एनर्जी के संकट की बात करें, यह बात तय है जी, क्योंकि जो रशिया से आता था तेल, रशिया से तेल आता था, वो 2022 के बाद यूरोप ने कम कर दिया और यूरोप ने वचन लिया कि 2027 से, जो कि आ रहा है साल, हम बिल्कुल अपना जीरो कर देंगे। अब अगर आप मैप देखेंगे तो मैप पे आपको दिखाई देगा कि रशिया जो है, यूक्रेन क्या है, यूक्रेन इज ईस्टर्न यूरोप भाई, पूर्वी यूरोप तो है यूक्रेन, और क्या है। तो यानी कि कहने की बात यह है कि वहां से आपने तेल बंद करवा दिया, मिडिल ईस्ट में तेल ठप हो गया क्योंकि ईरान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वहां से तेल आना कम हो गया। अब यूरोप में जो तेल आएगा वो आएगा कहां से? इसका मतलब आपकी मजबूरी है। अब आप अमेरिका के पास जाएंगे, बोलेंगे अमेरिका बहादुर हमें तेल दे दो। यही यूरोप की परेशानी है। नॉर्वे एक लेवल तक तेल सप्लाई कर सकता है, लेकिन रूस के बिना इनको झटका लगा था। आप ये समझ लीजिए 4 साल हो गए, 4 साल हो गए गौरव इस लड़ाई को शुरू हुए रशिया और यूक्रेन की। अभी तक यूरोप रशियन गैस और रशियन ऑयल पे डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से जीरो नहीं कर पाया 4 साल पे। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका, 10,000 अतिरिक्त फोर्स भेजने की तैयारी है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है ये। 7,000 सैनिकों को पहले ही भेजे जाने की भी हमारे पास जानकारी है, जो आदेश है वो पहले दिए जा चुके हैं। 10,000 और भी सैनिक भेजने की तैयारी है, यानी कि आप रखिए कि लगभग 17,000 20,000 के आसपास सैनिक जो ग्राउंड पर उतारने की तैयारी की जा रही है अमेरिका की ओर से। ईरान पर होगा अंतिम प्रहार, जमीनी जंग से होगा संहार। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान से बात नहीं बनी तो जमीनी जंग के संकेत दिए गए हैं, यानी पश्चिम एशिया में हवाई हमले हुए, ड्रोन से तबाही लाई गई, मिसाइलों की बौछार हुई, लेकिन अब यह युद्ध जमीनी जंग में तब्दील होने वाला है, यानी अब होगी बंदूकों से आमने सामने की लड़ाई। लेकिन ईरान जैसे विशाल और पहाड़ी देश में जमीनी जंग लड़ना कोई खेल नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देश 3 चरणों में हमला कर सकते हैं। पहला फेज है सर्जिकल स्ट्राइक और पैराड्रॉप। इसमें अमेरिका और इजराइल के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों और मोजतबा खामेनेई के कमांड बंकर्स के पास उतर सकते हैं। इनका मकसद टारगेटेड किलिंग और बंकर्स को अंदर से तबाह करना होगा। जमीनी जंग का दूसरा फेज है तटीय घेराबंदी। इसमें अमेरिकी नेवी और मरीन कमांडो बुशहर और चाबहार जैसे बंदरगाहों पर हमले कर सकते हैं। मकसद होगा ईरान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बनाना और वहां से सप्लाई रोकना। ग्राउंड ऑपरेशन का तीसरा फेज होगा बफर जोन बनाना। इजराइल दक्षिण की तरफ से ईरान के तेल संपन्न इलाकों में घुसकर एक बफर जोन बना सकता है, ताकि ईरान की आर्थिक कमर हमेशा के लिए टूट जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जमीनी जंग के लिए अमेरिका यूएस नेवी सील्स, मरीन कमांडो, डेल्टा फोर्स, 75वीं रेंजर रेजिमेंट के जांबाज सैनिकों को ईरान में भेज सकता है। ईरान में इस ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका के 4 टारगेट होंगे। पहला, खार्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसकी घेराबंदी करना। ऐसा इसीलिए क्योंकि खार्ग द्वीप को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिका का दूसरा टारगेट होगा हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूद लरक द्वीप पर कब्जा करना। इसी द्वीप पर ईरान टोल बूथ बनाने की योजना बना रहा है, ताकि वह हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल सके। इसके साथ ही द्वीप पर ईरानी ठिकाने और रडार मौजूद हैं, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखते हैं। अमेरिका का तीसरा टारगेट अब्बू मूसा द्वीप पर हमला करना हो सकता है, क्योंकि इस द्वीप के जरिए ईरान को खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण मिल जाता है। और चौथा टारगेट ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाजों को रोकना या उन पर कब्जा करना भी हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी सैनिक संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने का प्लान भी बना सकते हैं। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशंस की अब बारी है? क्या ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए अब समझा जाए कि अमेरिका उतर जाएगा? चलिए कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा, इन तथ्यों के साथ साथ हम बात करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशंस का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस सवाल यह भी है कि कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं। और मैं पहले बात करूंगा अरागची।
देखिए, जो हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, आपको मैंने ब्रेकिंग दिखाई, जिसमें यूएनएचआरसी में अरागची क्या कह रहे हैं, ईरान की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि यूएस इजराइल ने हम पर जंग थोप दी, और उसके बाद उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने यह भी कहा कि हम शांति चाहते हैं लेकिन सरेंडर नहीं चाहते। शांति हो सकती है, शांति के लिए हम भी तत्पर हैं, लेकिन सरेंडर नहीं। अगला पॉइंट आएगा, मैं आपको अगला पॉइंट दिखाता हूं। जी हां, अरागची क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गैर कानूनी जंग थोप दी गई है। अब ये समझिए कि ये तेवर हैं ईरान के। ये ऐसा नहीं है कि ईरान कह रहा है कि बस खत्म कीजिए जंग, हम जल्द ही खत्म कर देंगे या हम भी तैयार हैं। लेकिन इस बीच हम बात करेंगे कि अमेरिका के टारगेट पर कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन से आइलैंड हो सकते हैं। ये भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच ये बहुत अहम तथ्य आपके सामने रखूंगा कि कौन से ऐसे द्वीप हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है। और शुरुआत करता हूं, सबसे पहले होगा जिनका हम जिक्र करेंगे, खाग आइलैंड। 90% यहां तेल का स्टोरेज है जी, ये टारगेट पर है। जी बिल्कुल 100% यही टारगेट पे है। इसके अलावा जो छोटे और द्वीप हैं जिनकी बात करी जा रही है, जी तो जैसे लरक आइलैंड वगैरह, ये ईरान की सीमा से बहुत पास हैं। ठीक है। और अगर मैं मैप पे जाके बता दूं, ईरान ये चाहता है कि यहां से जहाज जाएं और बिल्कुल ईरान से सट के फिर यहां से जाएं कि ये जो चुंगी टैक्स है ये ले सके ईरान। देयरफॉर ये जो लरक आइलैंड है यहां पे, ये बिल्कुल पास है इसके, तो यहां से जाएंगे तो ये एक किस्म से चुंगी नाका बनने की इसकी तैयारी है। जहां तक आप खड़ग आइलैंड की बात कर रहे हैं, 90% तेल जो ईरान का है वो खड़ग आइलैंड से जाता है। अब अगर खड़ग आइलैंड पे ही अमेरिका अगर कब्जा कर लेता है, अमेरिका का ये विश्वास है कि खड़ग आइलैंड पे हमने कैप्चर कर लिया और इनकी हमने जो गला है, जो सांस की वो जो नली है, वो हमने दबा दी। फिर इनके पास पैसा नहीं जाएगा। ये तो वही हो जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ईरान जी, और खड़ग आइलैंड के जरिए अमेरिका ईरान को मुट्ठी में करने की। अब देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपको ईरान को रोकना है तो उसका सिंपल सा तरीका है जी, या तो आप खड़ग आइलैंड पे आप बिल्कुल जिसको कहते हैं आप उसको कैप्चर कर लीजिए और आसपास के इलाके को साफ कर लीजिए कि आप वहां पे बैठे रहें। दूसरी चीज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान डिसाइड कर रहा है किसका जहाज जाएगा, किसका जहाज नहीं जाएगा। ये फैसला तो ईरान कर रहा है। बिल्कुल। आज की तारीख में आप बोलें कि ठीक है भाई, हमारा जहाज नहीं जा रहा, आप अलाउ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हम ईरान का भी जाने नहीं देंगे। हम ईरान का भी जाने नहीं देंगे। ईरान भी तो पैसा कहीं से कमा रहा है, ईरान को भी तो हथियार कोई दे रहा है। किसके एवज में दे रहा है? तेल के एवज में। बिल्कुल। आप अगर यहां पे ब्लॉकेड लगाते हैं, यह अरब सागर है, यहां पे आपने ब्लॉकेड लगा दिया और आपने बोला कि साहब इसके बाहर कोई नहीं जा सकता ना ईरान, अगर आप हमारे नहीं अलाउ करते, हम आपके नहीं अलाउ करते। और हो भी ऐसा ही रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या नजर आएगा अमेरिका का ये पूरा ऑपरेशन। ग्राउंड के ऑपरेशन की तैयारी की हम बात करते हैं, जिसमें हमने बात की कि लगभग 10,000 और भी अपने जो सैनिक हैं उनको भेजने की तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। तो क्या वो 10,000 सैनिक जल्दी पहुंच जाएंगे? क्या उन 10,000 सैनिकों के जरिए लगभग 20,000 कमांडोज के जरिए ईरान के ऊपर अटैक होगा? चलिए एक एक करके आपके सामने पॉइंट्स आएंगे। पहला प्रहार खाग द्वीप के ऊपर हो सकता है, टारगेट वही है कि कब्जा किया जाए। ईरान यहां से 80 से 90% कच्चा तेल बाहर भेजता है। और दूसरा प्रहार अगर होगा तो उसके ऊपर होगा लरक द्वीप के ऊपर। लरक द्वीप का इसलिए भी जिक्र हो रहा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कंट्रोल करने की बात है, उसको कंट्रोल करने की बात है, वो इस द्वीप के जरिए ही हो रही है। हॉर्मुज की जो हम बात कर रहे थे, अगला पॉइंट आएगा और बात होगी लरक कासिम द्वीप की। और जो बात कर रहे थे मेजर गौरव आर्या भी, कि जो टोल टैक्स की बात हो रही है और ये जो द्वीप है इनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश होगी। मेजर गौरव आर्या कुछ ग्राफिक के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो इनके ऊपर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जब कोई ट्रूप्स उतरेंगे, अगर जमीन के ऊपर अमेरिका के उतरते हैं तो किनको टारगेट किया जाएगा? इन द्वीप के ऊपर उतरेंगे कि वहां पूरा ऑपरेशन, पूरा कब्जा किया जाए तो कंप्लीट, अगले द्वीप पर जाएं, कब्जा किया जाए, कंप्लीट, तो ऐसे आगे बढ़ते रहें। ये रणनीति हो सकती है। देखिए, दो किस्म की रणनीति है। एक तो जो द्वीप हैं वो 100% आपको कैप्चर करने पड़ेंगे। लरक द्वीप हो, खड़ग हो, आपको इन सबको कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आपको तेल का सप्लाई रोकना है, जो ईरान बाहर भेज रहा है, वो उस तेल की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे पैसे कमाता है, अगर उसको रोकना है तो आपको करना पड़ेगा खड़ग द्वीप और लरक द्वीप, तब जब आप हॉर्मुज को अगर खुला रखना चाहते हैं। तो ये बात है। लेकिन जो आपने इसके पहले न्यूज पढ़ी, आपने बोला कि 10,000 ट्रूप्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स। बात यह है गौरव, सबसे बड़ी बात, कि इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं और इसमें इन्फेंट्री भी है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात कमांडोज का यह होता है
कमांडोज जाते हैं, कमांडोज का 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इसके बाद कमांडोज के साथ आपको लिंकअप करना पड़ता है, आपको उनको रीसप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज दे ट्रैवल लाइट। कमांडोज की पूरी तरतीब, पूरी सिखलाई ये है कि हल्के जाके स्विफ्ट ऑपरेशन करने हैं, स्पेशल ऑपरेशंस करने हैं। कमांडो टिक के नहीं लड़ते, कमांडो जाते हैं, क्विक पंच करा, बाहर आए, ठक से मारा वहां पे और वापस फॉल बैक। ये कमांडो टेक्निक होती है। लेकिन जब ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि आर्मर्ड व्हीकल्स, ये टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, ये कहां के लिए हैं भाई? बख्तरबंद गाड़ियां ये तो ईरान के लिए हैं। इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है और एक बेहद आपको दिखाएंगे तस्वीर जो जल रही है, पूरा जल रहा है। आप कहिए कि पूरा जहाज। तस्वीर कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर होगी। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि हॉर्मुज से निकलना बिना इजाजत के संभव नहीं है। ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, और जो निकलने की कोशिश करते हैं उनकी स्थिति किस तरह से है वो ये तस्वीर बयां कर रही है। जो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी खबर है वो इसलिए है कि वहां से निकलना इजाजत के बिना, या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि टोल टैक्स दिए बिना निकलना बहुत मुश्किल है। मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ हैं। मेजर गौरव आर्या ये बता रहे हैं तस्वीर का पूरा हाल, जहाज का पूरा हाल। देखिए, पूरा जहाज बर्बाद कर दिया, धुआं धुआं हो रहा है, और ये ईरान का मैसेज है, एक संकेत है पूरी दुनिया को कि हमारी संप्रभुता चलती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। अगर हम चाहेंगे तो जहाज पार होगा, हम चाहेंगे तो रुक जाएगा, और ये रोक के दिखा दिया। ये रोक के दिखा दिया, ये तो मैसेज दे दिया कि नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। आप सलाम करेंगे, आप पैसे देंगे, आप टोल टैक्स देंगे, तब जहाज निकलेगा। अगर आपने ईरान को बीच में से सर्कमवेंट करने की कोशिश करी, काटने की कोशिश करी, तो ये आपका हशर होगा। ये दुश्मन देश हो गया जी। दुश्मन देश का भी हो सकता है ईरान के। नहीं, बिल्कुल। जो देखिए, जो नई बात मानेगा ईरान की जी, ईरान इस हालत में आज की तारीख में फंसा हुआ है, जो ईरान की बात ना माने वो दुश्मन देश है। दुश्मन देश है। ये जहाज देखकर पता लग पा रहा है कि कौन सी कंट्री का हो सकता है? इसमें क्या कोई साइन होता है, किसी तरह से पता लग पाए कि कौन से देश में निकल रहा था, जा रहा था? नहीं, मुझे कोई साइन अभी कहना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन ये रजिस्टर्ड होते हैं जहाज किसी देश में, ये फ्लैग किसी और देश का इनका रहता है। ठीक है, तो इस वक्त कहना मुश्किल है कि कौन से देश का है, लेकिन एक बात कहना संभव है जी। तेल कैरी कर रहा था, इसीलिए आप देख सकते हैं पूरा तेल जल रहा है, धुआं है, और इसमें ड्रोन या उन्होंने मिसाइल मारी है। और पूरी दुनिया को गौरव, पूरी दुनिया को ईरान ने संकेत दिया है कि बिना अनुमति के अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया तो यही तुम्हारा हाल होगा। तो ये तस्वीर ने बयां कर दिया कि अभी भी हॉर्मुज से निकलना आसान नहीं है। बेशक 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे ट्रंप बोल रहे हो, लेकिन नतीजा अभी यही है कि हॉर्मुज एक तरह से ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अमेरिका के उस हथियार की जो ईरान के साथ युद्ध में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सालों पुराने वॉरहॉग फाइटर जेट की, जो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका वार हमेशा असरदार, खतरनाक, जबरदस्त होता है। ईरान के साथ युद्ध में हॉर्मुज जैसे छोटे समुद्री क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए वॉरहॉग ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। कितना बड़ा हथियार है जी? देखिए, हथियार बड़ा है, लेकिन ये हथियार जो है जी, जो आप वॉरहॉग दिखा रहे हैं जी, A10, इसकी ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे व्यूअर्स के लिए जी। ये बेसिकली जब ये ग्राउंड अटैक किस्म का एयरक्राफ्ट है, और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको पता है, जैसे कि एक हमने खबर बताई थी कुछ समय पहले कि 10,000 लोग वो डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, एडिशनल 10,000 सैनिक डाल रहा है। A10 यहां पे बीच में कैसे आता है जी, कि जब आपकी इन्फेंट्री गाड़ियों में जाएगी, जब आपके टैंक्स जाएंगे, सामने से दुश्मन आएगा, तो जो सामने से दुश्मन है, वो जो सामने दुश्मन है वो किसको अटैक करेगा? वो अमेरिकन ट्रूप्स को अटैक करेगा। तो ऊपर उनको सपोर्ट देने के लिए ऊपर वॉरहॉग है। वॉरहॉग सामने वार करके ईरान के पूरी फौज को बर्बाद करेगा, इनके लिए रास्ता साफ करेगा। मैं आसान शब्दों में समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि एक सड़क है, एक सड़क के ऊपर अमेरिका का ट्रूप जा रहा है, सामने से ईरान का आ रहा है, तो इनको पता लग गया कि सामने ईरान के फौजी हैं या उनका ट्रूप है, तो ये फिर जाएगा A10 वॉरहॉग और इसकी तरफ से उनको तबाह कर दिया जाए। ऐसा ही होगा, एकदम यही है। और ये चाहे सड़क पे हो, चाहे क्रॉस कंट्री हो, सामने ट्रक हो या सामने ईरान का टैंक हो जी, इसमें डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स भी डलते हैं जो कि आर्मर पियर्सिंग होते हैं, और 30 mm के राउंड इसमें होते हैं, और तकरीबन 3 से लेकर 3,500 राउंड प्रति मिनट फायर करने की क्षमता करता है। इसके अंदर मिसाइल हैं। चलिए, कुछ खासियत ऑलरेडी आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि A10 वॉरहॉग थंडरबोल्ट 2 का पूरी खासियत, ताकत क्या है? कई हथियार लेकर जाने में सक्षम है, यह ताकत है इसकी।
और उसके बाद अगर मैं ताकत का जिक्र कर रहा हूं, अगला दिखाइए, खासियत भी दिखाइए, ताकत भी दिखाइए। मिसाइल बम लेकर जा सकता है, ताकतवर गन है इसके पास, AU-8 एवेंजर, हजारों राउंड फायरिंग कुछ सेकंड में कर सकता है जी। ये तो जबरदस्त। ये एक मिनट के अंदर 3 से लेकर 4000 के बीच में दरमियानी जी। 1 मिनट में, यानी कि आप लगा लीजिए 1 सेकंड में या 50 से लेकर 75 राउंड फायर कर देता है। ठीक है, टारगेट कम ऊंचाई से बिल्कुल सटीक निशाना लगा बिल्कुल सकता है। एकदम। एक जी। बात ध्यान रखिएगा गौरव जी। ये सुपरसोनिक हवाई जहाज नहीं है। हाँ। दिस इज नॉट अ फाइटर जेट जी। ये ग्राउंड सपोर्ट में आता है। और ये जो जहाज है जी। ये सबसोनिक है, यानी कि 0.8 0.9 मैक पे चलता है। ये ध्वनि की जो रफ्तार